स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ मारे गए लोगों के भूत आज भी इस इलाके में रहते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मानसून के समय में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। नमस्ते, एक और कहानी के साथ आपके समक्ष आया हूँ। दिल्ली में घूमने के लिए कई जगहें हैं, साथ ही ऐसे कई स्मारक भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन स्मारकों में दिल्ली का खूनी दरवाजा भी शामिल है। खूनी दरवाजे के आसपास का माहौल थोड़ा अलग है और सूर्यास्त के बाद यहाँ आपको डर भी लग सकता है। अपने भयानक नाम के चलते ये भूतिया कहानियों से जुड़ी राजधानी दिल्ली के कई स्थानों में से एक है। दिल्ली में स्थित ये खूनी दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास है। शूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने फिरोजाबाद से सुहाग नगरी के लिए इस दरवाजे को बनवाया था। हालांकि पहले इसे काबुली बाजार के नाम से जाना जाता था। इसका नाम काबुली इसलिए रखा गया था क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले लोग इस दरवाजे से गुजरते थे। ये 3 मंजिला दरवाजा है जिसमें सीढ़ियों के जरिए आप ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस दरवाजे के नाम खूनी दरवाजा क्यों पड़ा। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में शवों को गेट पर सड़ने और पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। गेट के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 के दौरान हुई, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के तीनों राजकुमारों को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन राजकुमारों में बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और बहादुर शाह जफर के पोते अकबर शामिल थे। बहादुर शाह जफर ने अपने तीनों राजकुमारों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन अंग्रेजों को इस जगह के बारे में पता चल गया था। इसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा तीनों राजकुमारों को भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया था। तीनों राजकुमारों को बताया गया था कि उन्हें लाल किले ले जाया जाएगा और वहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर उनका विद्रोह में योगदान साबित नहीं होता तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। विलियम हडसन तीनों राजकुमारों को बैलगाड़ी से बांधकर लाल किले की तरफ ले गए थे, जिसके बाद देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोग राजकुमारों की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देख विलियम हडसन ने तीनों राजकुमारों को लोगों के सामने सरेआम गोली मार दी थी, जिसके बाद से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा गया था। इस दरवाजे पर 1947 में विभाजन के दौरान इसी दरवाजे पर सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ मारे गए लोगों के भूत आज भी इस इलाके में रहते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मानसून के समय में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। हालांकि दावे को साबित करने के लिए वर्तमान में कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग कभी वहां गए हैं और किसी कारणवश वहां फंस गए या कुछ घटना हो गई तो उनकी कई कहानियां यहां से निकली हैं। कोई कहता है कि हमने वहां लोगों के रोने की आवाजें सुनी है। कोई कहता है कि लोग चिल्लाते हैं, मदद मांगते हैं। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाले भूषण जी बताते हैं कि उनका आना जाना रोज का होता था वहां से। जब वो अस्पताल से अपनी ड्यूटी करने जाते थे या वहां से वापस आते थे। लेकिन दिसंबर 2013 के बाद से उन्होंने वो रास्ता कभी नहीं लिया। उन्होंने उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था दिसंबर 2013 को?
तो आइए अब कहानी को सुनते हैं भूषण जी के द्वारा, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम भूषण है। मैं दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। मेरा अक्सर रोज का आना जाना वहां से होता था। कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी उस रास्ते को लेते वक्त, पर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे उस दिन अस्पताल में काम करते करते रात ज्यादा हो चुकी थी। मैं अपने स्कूटर से आना जाना करता था। खैर, अब तो मैंने एक गाड़ी ले ली है, पर उस वक्त मेरे पास स्कूटर था। मैं अस्पताल से निकला था घर की ओर। सर्दियों का समय था, तो मैंने अच्छे से जैकेट और ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। हल्की हल्की धुंध छा रही थी। मैं जिस वक्त वहां से गुजर रहा था, लगभग 12:30 बज रहे थे रात के। खूनी दरवाजे से कुछ 100 मीटर पहले मेरा स्कूटर अचानक से बंद हो गया। मैं उतरा और स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर किक मारने लगा। उस वक्त वहां ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। मुझे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी कि किसी से मदद मांगता। स्कूटर में किक मारते मारते मेरी सांसें फूलने लगी। मेरे पैर में दर्द होने लगा, तो मैं थोड़ी देर रुक गया। मेरी सांसें फूल रही थी। मैंने हेलमेट उतारा और हांफते हांफते यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने घर पे फ़ोन किया और बताया कि अभी रास्ते में हूँ, स्कूटर बंद हो गया है। तो मेरी बीवी ने कहा, स्कूटर को वहीं कहीं जगह देखकर खड़ा कर दो और तुम टैक्सी या ऑटो से घर आ जाओ। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाके बस स्टैंड है, वहां पे रुकता हूँ, ऑटो भी वहीं से मिल जाएगा। मैं स्कूटर को धक्का मारते हुए उसे खड़ा करने के लिए जगह ढूंढने लगा। एक जगह नजर आई जो कि खूनी दरवाजे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। मैंने स्कूटर वहां स्टैंड पर लगाया और तब मुझे एक ऑटो वाला दिखाई दिया, पर उसमें कोई सवारी थी। मैं स्कूटर की डिक्की से अपना टिफिन बैग निकाल रहा था कि तभी मुझे आती है कुछ गुर्राने की आवाज जैसे कोई राक्षस। मैंने यहां वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने टिफिन बैग निकाला और स्कूटर से चाबी हटा के जेब में रखी और चल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। जब मैं जा रहा था तो अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज आ रही थी जैसे कई सारे लोग भाग रहे हों। धीरे धीरे वो आवाज मेरे पास आती है और एक तेज हवा के झोंके के साथ मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सामने से गुजरा अभी। उस हवा के झोंके और आवाज के साथ मैं पलटा और वो आवाज अब दूर जाती सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई मेरे सामने से दौड़ के निकल गया हो अचानक। पर हैरानी की बात यह थी, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध भी पड़ रही थी। जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मैं पीछे पीछे जाने लगा। देखा तो मेरा स्कूटर गिरा पड़ा था और उसमें से पेट्रोल निकल रहा था। मैंने जल्दी से जाके उसे वापस से स्टैंड पे लगाया। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूटर को मैंने अच्छे से स्टैंड पर लगाया था। वो खुद गिर ही नहीं सकता था। जरूर किसी ने कोई छेड़खानी की होगी, मगर मुझे वहां कोई नजर क्यों नहीं आ रहा था। और अब वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैं घबराया हुआ सा स्कूटर को दोबारा से किक मारने लगा कि स्टार्ट हो जाए बस, पर वो नहीं हुआ। ना जाने उस दिन क्या खराबी आ गई थी स्कूटर में। मुझे लगा कि जल्दी यहाँ से घर निकलना चाहिए। मैंने वापस से स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और जैसे ही जाने के लिए वापस से पलटा, एक जोर की आवाज के साथ मुझसे कुछ बहुत जोर से टकराया। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा गया। कानों में सीटियां बजने लगी। मैंने खुद को काबू किया और वहां से भागने लगा। भागते भागते बस स्टैंड तक पहुंचा और थोड़ी देर में वहां पे एक ऑटो वाला भी मिल गया। उसने मुझे ऐसे हांफते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने हांफते हांफते उसे अपने घर का पता बताया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और हम घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे और उस दिन ऑटो वाले ने भी ज्यादा पैसे नहीं लिए। घर पहुंचने के बाद भी सारी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सिर बहुत भारी हो रहा था। इन्हीं सब ख्यालों में सोचते सोचते पता नहीं चला कब कब मैं सो गया। अगले दिन मैं स्कूटर लेने के लिए निकला। दिन के बज रहे थे लगभग 12 और रात की तरह अब वहां सन्नाटा नहीं था। गाड़ियां नजर आ रही थी, लोग नजर आ रहे थे। मैंने दूर से देखा तो स्कूटर भी खड़ा था। सोच रहा था कि मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा,
पर जब मैं वहां पहुंचा और स्कूटर में किक मारी, वो एकदम से स्टार्ट हो गया। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने अपने स्कूटर को देखा और